हेलो फ्रेंड्स, यूजर डिफेंस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग डेली सोच रहे हैं कि डेली 25 क्वेश्चन का सेट लगाएं। इसमें रैंडम क्वेश्चन रहेगा, सब सब्जेक्ट से रहेगा, मैथ भी रहेगा इसमें, ठीक है, और रीजनिंग भी रहेगा, बाकी जीके जीएस सब रहेगा, करंट अफेयर्स भी रहेगा। डेली 25-25 क्वेश्चन हम उसको पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं करते, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हर एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? पहला है कि वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहन के जो साइड मिरर होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस मतलब क्या होता है इंग्लिश में? कनकेव मिरर, ठीक है। तो ये गलत है, क्योंकि जो साइड मिरर में हमेशा हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है। कन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं, तो ये गलत हो गया। देखिए, चिकित्सा द्वारा आँख, जो चिकित्सक होता है आँख कान नाक को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए वो कनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल 2 सही है इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप 108 डिग्री है। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ये 108 डिग्री है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो पूछ रहा है कि उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। अब देखिए आगे देखते हैं। पहला फॉर्मूला देखते हैं। भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री बराबर बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण। लेकिन यहाँ क्या दिया है हमको? अंतः कोण दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री होता है, ये पता है आपको। तो अंतः कोण दिया हुआ है तो हमको बाह्य कोण निकालना है। कितना हो जाएगा? 180 माइनस 108 डिग्री हो जाएगा, बराबर 72 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इससे हम ये निकाल लेंगे 360 डिग्री बटा 72 बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कथन? नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था, ठीक है, एकदम सही है। दर्पण नामक पत्रिका नील विद्रोह को भरपूर सहयोग दिया, ये गलत है। अब इसका आंसर ए एवं आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं, गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए सही है पर आर गलत है। अब देखते हैं नील दर्पण क्या है। जो नील दर्पण है, एक मिनट इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। नील दर्पण, नील विद्रोह कब हुआ था आपका? 1859 में और 60 के बीच में हुआ था, ठीक है। और ये देखिए, नील विद्रोह जो है भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था, याद रखिएगा इसको। गोविंदपुर गांव में 1859 से 60 के बीच में शुरू हुआ था। यह यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों पर अत्याचार और जबरन नील की खेती करने के विरोध में हुआ एक बहुत बड़ा आंदोलन था। इसमें क्या था ना कि नील की खेती ज़बरदस्ती साहूकारों और ज़मींदारों द्वारा कराया जाता था। तो 1859 में किसानों ने 1859 में किसानों ने नील उगाने से मना कर दिया और विद्रोह की शुरुआत, इसी में विद्रोह की शुरुआत हो गई, ठीक है। विद्रोह का शुरुआत हुआ, ठीक है, शुरुआत हुआ। बंगाल के बुद्धिजीवियों, जमींदारों और समाचार पत्रों ने भी इसका विद्रोह किया, विरोध का समर्थन किया था। अब देखिए, नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र के अपने नाटक नील दर्पण में किया, तथा समाचार पत्रों के स्तर पर इस आंदोलन का सहयोग हिंदू पैट्रियट हरीश चंद्र मुखर्जी ने की। नील सदस्य समस्या की जांच के लिए सरकार ने 1860 में एक आयोग का गठन किया, ठीक है। 1960 में आयोग का गठन किया और इस विद्रोह और इस जो था प्रथा को समाप्त कर दिया, ठीक है। 1960 में ही समाप्त कर दिया। अब देखिए, दर्पण प्रथम मराठी समाचार पत्र था जिसके संपादक बाल शास्त्री थे। देखिए यहाँ पर दर्पण जो है क्या है? प्रथम मराठी समाचार पत्र था जिसका संपादक बाल शास्त्री थे। तो ये दर्पण नामक पत्रिका ने नील विद्रोह को भरपूर सहयोग दिया, ये गलत है, क्योंकि इसने नहीं किया था, इसने सहयोग नहीं था, इसने चित्रण, इसका देखिए, नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण जो किया था दीनबंधु मित्र के अपना नाटक नील दर्पण ने किया था। नील दर्पण जो एक नील दर्पण का दर्पण था, इसने समर्थन किया था। तो ठीक है, आंसर इसका हो गया सी। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन, उपलब्ध क्या बोल रहा है? उपलब्ध संसाधनों की मात्रा तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के सभी संभावित संयोग के समूह
को अर्थव्यवस्था में क्या कहते हैं? तो ये क्या होता है? ए, उत्पादन संभावना सेट। इसमें क्या है कि उपलब्ध, देखिए यहाँ पे इसको समझिए अच्छे से, उपलब्ध संसाधनों की मात्रा और तथा उपलब्ध प्रौद्योगिकी ज्ञान, जैसे कि क्या क्या ज्ञान, जैसे रॉकेट लॉन्च करना है तो क्या ज्ञान उसमें जो क्या क्या लगेगा, इसके द्वारा जो उत्पादित करने की जा सकने वाली सभी वस्तुएं, जो वस्तु इसको उत्पाद करती, किसी वस्तु को उत्पाद करने में जो लगता है, उस सेवाओं के सभी संभावित संयोग के समूह को अर्थव्यवस्था में क्या कहते हैं? उत्पादित संभावना सेट का। देखिए जैसे मान लीजिए एक हमको पैकेट पार्ले जी का पैकेट बनाना है, तो इसमें क्या लगेगा? जो भी सामग्री लगेगा, प्लास्टिक लगेगा, ठीक है, वीट लगेगा, ठीक है, को और इंग्रेडिएंट्स लगेगा, पानी लगेगा, दूध लगेगा, मिल्क लगेगा। ये सब क्या है? ये उपलब्ध संसाधनों की मात्रा है। कितने, हाँ, ये कितनी मात्रा में लगेगा, ये हो गया इससे क्वांटिटी, कितनी मात्रा में, और क्या क्या प्रौद्योगिकी, कैसे इसको बनाया जाएगा, उसका टेक्निक क्या है। तो उसको सबको मिला के जो संभावना सेवाओं के साथ जो संभव वस्तु बनती है, उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है? रीढ़ के प्रकार एवं उसके प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मक पर विचार करें। ठीक है, तो आइए देखिए पहला क्या है, इसमें एक मिनट समझा देते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये 5 रिट जारी कर सकता है। इसमें 4 ही दिया है, 1 2 3 4, एक और होता है 5, उत्प्रेषण जो बोलते हैं चौथा, ठीक है, 5वां। ये 5 रिट जारी कर सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधा क्या कर सकता है? सीधे आप अपने बचाव के लिए ये सीधे हाई कोर्ट और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, सीधा अर्जी लगा सकता है। ठीक है, तो देखिए पहले देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बचाव करना, सही है, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। दूसरा परमादेश है, किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपने कर्तव्य करने का आदेश देना। मान लीजिए कोई अधिकारी अगर अपना जो उसका कर्तव्य वो नहीं कर रहा है, तो परमादेश के द्वारा मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उससे पूछे कि आप क्यों नहीं अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, ये पूछ सकता है। ठीक है, तीसरा क्या है? प्रतिषेध, किसी निचली अदालत को अपने अधिकारिता से बाहर जाने से रोकना। अगर मान लीजिए कोई निचला अदालत है और उसको कोई उसके अधिकार से बाहर कोई केस को वो हैंडल कर रहा है, तो उससे जो ऊपर का न्यायालय है वो क्या करेगा? उस पर उसको प्रतिषेध करेगा और पूछेगा किस हैसियत से आप इस कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, अब चौथा देखिए, चौथा क्या है? चौथा है अधिकार परीक्षा, किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध दावे की जाँच करना। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके द्वारा सार्वजनिक कोई पद पे अवैध तरीके से कब्जा करके उसका कार्य करना। मान लीजिए कोई एसपी है और डीएसपी का काम कर रहा है, या कोई एसपी है और डीसी का कोई काम कर रहा है, ठीक है, कलेक्टर काम कर रहा है, तो ये पूछ सकता है कि किस हैसियत से आप कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया चारों, तो इसमें से चारों सही है। ठीक है, चारों सही है। चलिए आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एक समचतुष्फलक की प्रत्येक कोर 4.2 सेंटीमीटर है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग सीधा देखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, क्या है? समचतुष्फलक की तिरछी ऊंचाई जो है, ऊंचाई का फॉर्मूला आता है √3a/2। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये तो दिया हुआ है, तो सीधे फॉर्मूला पुट करेंगे 3 × 4.2/2, तो आंसर हो जाएगा 2.1, मतलब 2.1√3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर होगा बस, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब होगा ना, क्या है कि ये क्या पूछ रहे हैं? तिरछक ऊंचाई। ठीक है, चलिए हो गया, कौन सा हो जाएगा इसमें? 2.1√3, मतलब डी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, एल्बिडो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे समझना पड़ेगा, तभी आप इसको क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन के इसमें क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि आपका पहला बोल रहा है, यह किसी तरह की सौर विकिरण को अवशोषित करने की क्षमता को दर्शाता है। ये सही है, एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता है, नहीं सॉरी ये गलत है। दूसरा बोलता है कि ताज़ा बर्फ़ का एल्बिडो महासागर की तुलना में अधिक होता है, ये सही है। तीसरा बोल रहा है पृथ्वी की औसत एल्बिडो 35% होती है, ये भी सही है। तो मतलब 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। देखिए इसके बारे में समझते हैं। एल्बिडो क्या है? किसी वस्तु द्वारा प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को एल्बिडो कहते हैं। ऐसा कोई वस्तु है जो प्रकाश
जो उस पर पड़ रहा है उसको परिवर्तित करने की क्षमता को एल्बिडो कहते हैं। एल्बिडो का क्रम देखिए, पहला क्या है, हिम हिम आवरण जो होता है, ठीक है, ये तो पूरा रिफ्लेक्ट करता है हिम आवरण, जो बर्फ़ जमा होता है, ये कितना है 80 से 90% प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है बादल। बादल, इस सब आपको याद रखना पड़ेगा तभी बनेगा। 40 से 90% तक ये जो किरण है उसको रिफ्लेक्ट करता है। फिर रेगिस्तान में देखेंगे, रेगिस्तान में 30 से 35% तक ये रिफ्लेक्ट करता है। फिर उसी तरह देखेंगे वन, वन जो है 10 से 20%। फिर है महासागर, कितना है करता है 5 से 10% रिफ्लेक्ट करता है। तो देखिए इस तरह से इसका है क्रम है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं। देखिए अब इसका क्रम देखेंगे, ठीक है। देखिए पहले प्राकृतिक सतहों पर एल्बिडो का बढ़ते क्रम इस प्रकार है। सब देखिए, अगर बढ़ते क्रम देखेंगे तो महासागर सबसे पहले हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपका घास में हो जाएगा। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे महासागर बढ़ते क्रम में, ठीक है। इससे ज़्यादा हो जाएगा घास का, ठीक है। इससे ज़्यादा हो जाएगा रेगिस्तान का, ठीक है। इससे ज़्यादा हो जाएगा रेत का, मतलब रेत हो गया। और उससे ज़्यादा हो जाएगा बर्फ़ का, ताज़ा बर्फ़, मतलब सबसे ज़्यादा किसका होगा, ताज़ा बर्फ़ का, ठीक है। अब देखिए आगे इसके बारे में और जानते हैं। उष्मा बजट के अनुसार 34% प्लस प्रत्यक्ष रूप से और 17% बिखरा हुआ विकिरण, कुल 51% पृथ्वी द्वारा उष्मा प्राप्त किया जाता है। मतलब सूर्य से 51% उष्मा प्राप्त किया जाता है पृथ्वी का, ठीक है। लेकिन पृथ्वी द्वारा उष्मा प्राप्त किया जाता है, लेकिन 35% जो है ना, 35% वो क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषित किया, और क्या है 14% जो है वायुमंडल द्वारा क्या करता है, अवशोषित कर लिया जाता है। 14%, ये सब परसेंट आपको याद रखना पड़ेगा, हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, ये बोल रहा है यह किसी सतह की सौर विकिरण को अवशोषित करने की क्षमता को दर्शाता नहीं, अवशोषित नहीं करता है। ये एल्बिडो क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, सही है। ताज़ा बर्फ़ का एल्बिडो महासागर की तुलना में अधिक है, देखिए हम यहाँ पे बता दिए हैं, एकदम सही है ये भी। और पृथ्वी की औसत एल्बिडो 35% होता है, ये भी देखिए यहाँ पे बताएं, अभी 35% होता है ना परिवर्तित करने का, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो गया 2 और 3। चलिए आशा करते हैं आपको बहुत समझ में आ रहा होगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकें, ठीक है। चलिए आइए अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, कथन 1 देखते हैं। माई ली गांव की घटना उत्तरी वियतनाम में घटित हुई है, ठीक है। और देखिए ये है ए, कथन ए, इसका और कारण क्या बोला है, इस घटना में अमेरिकी सेना ने इस गांव को घेरकर पुरुषों को मार डाला, ये एकदम सही है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या होगा, इसका आंसर बी होगा, केवल कारण आर सत्य है, ठीक है। कथन ए गलत है। क्या लिख रहा है, माइली गांव की घटना उत्तरी वियतनाम में घटित हुई है। देखिए क्या है, माइली गांव का घटना जो है 1968 में दक्षिणी वियतनाम में हुआ था, ठीक है। दक्षिणी वियतनाम में, यहाँ क्या लिखा है, उत्तरी लिखा है, तो ये गलत हो गया, वियतनाम में हुआ था। देखिए 1968 में अमेरिकी सेना ने दक्षिणी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया और माइली गांव को घेरकर वहां जनसंहार की बर्बरता घटना को अंजाम दिया। माइली गांव की घटना में अमेरिकी सैनिकों ने पूरे गांव को घेरकर पुरुषों को मार डाला और औरतों और बच्चों को बंधक बनाकर उनका शोषण किया। फिर देखिए अमेरिका और वियतनाम के बीच होने वाले युद्ध कब हुआ, 27 फरवरी 1973 में ईस्वी में पेरिस समझौते में समाप्त हुआ। कब ये समाप्त हुआ, पेरिस समझौता हुआ, दोनों के बीच में समझौता के साथ ख़त्म हुआ, ठीक है, 27 फरवरी 1973 में। अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम में संवाद के प्रभाव को रोकने के लिए सैन्य आक्रमण किया और यहाँ गृह युद्ध के लिए हो चिन मी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जो यहाँ पे गृह विद्रोह हुआ, जो यहाँ पे गृह विद्रोह चला था, उसको अमेरिका ने किसका सहारा, हो मिन ची सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ऐसे भी अमेरिका हमेशा ऐसे करके सबके साथ बर्बरता करता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूटों को सहायता से उस उत्तर का सही चयन करें। देखिए पहला क्या बोल रहा है, कोबाल्ट।
ये क्या बोला, सूची 1 खनिज तत्व है और कमी का के प्रभाव में क्या होता है, सूची 2 में कमी के प्रभाव। देखिए कोबाल्ट क्या बोल रहा है, एनीमिया, कोबाल्ट की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। 4 नंबर कहाँ देखेंगे, ये खत्म हो गया, ये है, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, उसके बोलता है आयोडीन की कमी से क्या होता है आपका, बुद्धिहीनता होता है 2। देखिए 1 का 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये भी खत्म, मतलब सी आंसर। देखिए आप ऐसे फट से आंसर मार सकते हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ना है तो पूरा पढ़ेंगे। कोबाल्ट की कमी से एनीमिया रोग होता है, आयोडीन कमी से बुद्धिहीनता होता है, सोडियम की कमी से क्या होता है आपका निम्न रक्तचाप होता है, और जिंक की कमी से क्या होता है, दुर्बल रोग प्रतिरोधक क्षमता। चलिए याद रखिएगा इसको, ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आएंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पहला कथन क्या कह रहा है, G7 विश्व की 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का समूह है, तो ये सही है, 7 सही है। पहले 8 था, साउथ अफ्रीका हट गया तो साउथ अफ्रीका नहीं, रसिया हट गया तो 7 हो गया, G7 हो गया। कारण क्या कह रहा है, G7 समूह में अमेरिका, चीन, जापान, रूस, देखिए रूस नहीं है अभी, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली, 1 2 3 4 5 6 7 बता रहा है, देखिए तो ये रूस है नहीं यहाँ पे, तो ये खत्म हो जाएगा, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी। ए सही है किंतु कारण आर गलत है। अब देखिए इसके बारे में जानते हैं। अभी देखिए G7 सम्मेलन हुआ था, ठीक है, G7 समूह का एवं G7 समूह एवं 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, शिखर सम्मेलन, ठीक है, अभी हुआ है G7 समूह एवं 51वां G7 शिखर सम्मेलन। G7 विश्व का 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इस समूह में अमेरिका दी कौन कौन है, अमेरिका, ठीक है, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। 1 2 3 4 5 6 7, रूस था, रूस को हटा देगा। अब देखिए 51वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, 51वें G7 शिखर सम्मेलन का कनानेस्कस कहाँ पे है, कनानेस्कस कनाडा में, ठीक है, सॉरी कहाँ पे, कनाडा में हुआ। और इसका अध्यक्षता किसने की थी, प्रधानमंत्री जो हैं कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, मार्क कोनी। ऐसे ही पूछता है कि कनाडा के पीएम कौन है, तो मार्क कोनी है, ठीक है, इनकी अध्यक्षता किया था, इसने इन्होंने अध्यक्षता किया, ठीक है। और G7 सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। गंतव्य है कि 50वां, देखिए 50वां पूछेगा, 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ का आयोजन, इटली में हुआ था, कहाँ, इटली, ये भी पूछ सकता है। 50वां इटली में हुआ था, 2024 में हुआ था, ठीक है, हुआ था। और एवं देखिए 52वां जो होने वाला है वो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस में 2026 में होगा, ठीक है, 2026 में होगा, ये हो गया शायद, ठीक है, ये हो गया है, याद रखिए 50, 51 और 52 याद रखिएगा। अब आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो पूछ सकता है। अब देखिए 25वां संघाई सहयोग सम्मेलन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, जो हुआ था 25वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ तिनजियान, कहाँ है, चीन में, ठीक है, चीन में हुआ, ठीक है। अब देखिए भारत का प्रतिनिधित्व इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब 46वां पूछेगा, इसमें जगह नहीं बच रहा है, ऐसे मैं मुंह से बोल देता हूँ। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ, ठीक है। 35वां नाटो शिखर सम्मेलन जो हुआ 2025 में, उसका आयोजन कहाँ पे हुआ, नीदरलैंड में, द हेग, नीदरलैंड में हुआ। अध्यक्षता नाटो महासचिव मार्क रूटो ने किया था। 8वें हिंद महासागर सम्मेलन हुआ कहाँ पे, मस्कट, ओमान में हुआ। आयोजन इंडिया फाउंडेशन एवं विदेश मंत्रालय ओमान ने किया था। अब देखिए 24वां हिंद महासागर रिम्स एसोसिएशन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, वर्चुअल रूप से हुआ था, श्रीलंका इसकी अध्यक्षता किया था, ठीक है। इतना सारा हो गया। चलिए आशा करता है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, या ये समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, तो एक सही है, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, सही है। दूसरा क्या बोला है, गैसोल, बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है, नहीं, ये गलत है।
इसको समझाएंगे आगे। तीसरा क्या बोल रहा है, भूतापीय ऊर्जा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, सही है। उससे बोलता है क्या, चौथा बोल रहा है कि गोबर गैस मुख्यतः इसमें मीथेन होता है, ठीक है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी होना चाहिए। 1, 3 और 4 सही है, बाकी 2 गलत है। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, सही है। ये करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी के नीचे दबे हुए जीवों के अवशेषों जीवाश्म से बने हैं, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, अतः एक सही है, ठीक है। अब देखिए गैसोल, बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण नहीं है। गैसोल मुख्य रूप से पेट्रोल का, जो गैसोल है ना, ये मुख्य रूप से गैसोल क्या है, मुख्य रूप से किसका है, पेट्रोल का। पेट्रोल, गैसोलीन जिसको बोलते हैं, और इथाइल, और क्या प्लस इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का मिश्रण है, अतः 2 गलत हो गया। यहाँ पे अल्कोहल का मिश्रण बोला ना, लेकिन ये पेट्रोल का, ये गलत हो गया 2। अब भूतापीय ऊर्जा जो है एक नवीकरणीय और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जो पृथ्वी के अंदर की गर्मी से प्राप्त होता है, अतः ये भी सही है, ठीक है। अब चौथा देखते हैं, बायोगैस जो होता है, बायोगैस या गोबर गैस जिसको बोलते हैं, लगभग 55 से 75% क्या है, इसमें मीथेन है। 55 से 75% मीथेन है और गैस होती है, तो ये भी सही है। तो चलिए आगे देखिए। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस एक प्रकार नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, ये नहीं है एक प्रकार, बाकी सब है। नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये नहीं है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। अब देखिए डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए विभिन्न मॉडलों और प्रकारों का उपयोग किया जाता है। डिसेंट्रलाइज्ड क्या है, शब्द का उपयोग सामान्यतः तौर पर डेटाबेस की बुनियादी वर्गीकरण के एक विशिष्ट डेटाबेस प्रकार के रूप में नहीं किया जाता है। इसका उपयोग नेटवर्क आर्किटेक्ट या ब्लॉकचेन जैसे तकनीकों के संदर्भ में अधिक होता है, ठीक है। इसी तरह से है, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा आप ये रट जाइए, यही होगा, ठीक है, बाकी ये नहीं होगा। 12 आंसर हो गया। अब 13वां चलते हैं। 13 नंबर क्या बोल रहा है कि कथन 1 बोल रहा है, विषुवत रेखा की तुलना में उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान में भूताप अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। जो विषुवत रेखा से ये ना, ये देखिए ग्लोब हो गया, ठीक है, ये तो पता है आपको इक्वेटर है, सर ये तो पता है आपको इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री होता है। अब ये देखिए यहाँ से ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये जो इक्वेटर का जो एरिया है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विषुवत रेखा की तुलना में जो उष्ण, यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान में मरुस्थल अधिक सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है। तो ये क्या है, तो ये सही है, ठीक है। विषुवत रेखा की तुलना में उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान में सूर्यताप अधिक प्राप्त होता है, मतलब इधर सूर्य ज़्यादा प्राप्त होता है, यहाँ से ज़्यादा यहाँ प्राप्त होता है। इसको हम समझाएंगे आगे, तो ये सही है। अब आर क्या कारण क्या बोल रहा है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में बादलों की उपस्थिति कम होती है, जबकि रेगिस्तान क्षेत्र में आकाश साफ होता है। देखिए ये गलत हो गया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में बादलों की उपस्थिति अधिक होती है इसकी तुलना में, ठीक है, इसकी तुलना में यहाँ अधिक होती है, तो ये गलत हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसके लिए, सी सही है, ए सही है, लेकिन आर गलत है। अब देखिए इसको समझाते हैं। अब देखिए सूर्यताप क्या है, पृथ्वी पर पहुँचने वाले सौर विकिरण को ही सूर्यताप कहते हैं। सूर्यताप क्या है, जो सूर्य से जो किरण हमारे पृथ्वी पर पड़ रहा है उसको सूर्यताप कहते हैं, ठीक है। सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर साल भर सीधी चमकती है। जो यहाँ पे जो ये है इक्वेटर पे जो सूर्य पड़ता है वो सीधा पड़ता है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे पड़ता है, ठीक है। तो ये सीधा पड़ता है साल भर, फिर भी यहाँ अधिकतम सूर्यताप नहीं होता, क्यों, इसका मुख्य कारण है बादल का आवरण। यहाँ पे बादल जो है ना बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे बादल के चलते यहाँ हमेशा वर्षा होती है, वर्षा होते रहती है। तो यहाँ बादल के चलते ये जो सूर्य का किरण पड़ता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बादल की अधिक कमी होती है। तो विषुवत रेखा पर संवहनीय वर्षा होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ बादल होते हैं और घने बादल छा जाते हैं। ये बादल सूर्य की आने वाली किरणों को परिवर्तित कर देती है और जिससे धरातल पर पहुँचने वाली ऊर्जा कम होती है, जो अभी आपको समझाएं। देखिए अब इसके ऊपर जो है ये है क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान, जो 20 डिग्री से कितना होता है, 35 डिग्री तक होता है। उच्च अक्षांश वायु दाब पेटी में आते हैं। यहाँ हवा ऊपर से नीचे बैठती है। हवा क्या है, ऊपर से नीचे बैठती है, जिससे बादल का निर्माण नहीं हो पाता है, होता है और सामान्यतः बिल्कुल साफ होता है, मौसम साफ होता है। साफ बादल होने के कारण धरातल पर सूर्यताप
सबसे अधिक दर्ज किया जाता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सूर्यताप अधिक होता है। तो सूर्यताप के प्रभाव करने वाले कारक देखिए, छोड़िए इसको, इतना नहीं देखना है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 14 देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार पहले देखते हैं। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिकार पद द्वारा की जाती है, एकदम सही है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होता है, ये भी सही है। अब तीसरा क्या बोल रहा है, वह राष्ट्रपति के पश्चात अपना पद धारण करता है, नहीं ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। कौन सा कथन सही है देखना है यहाँ पे, तो ये ए सही है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में जानेंगे क्या बोल रहा है। देखिए हम लोग पहले जानेंगे कि जो कैग का जो है ना, कैग CAG कैग, इसका जो है ये आपका अनुच्छेद आर्टिकल कितना है, 148 से 151 से संबंधित है, इसके बीच में होता है, सम्मिलित है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कैग को भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी थी। किसने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अब देखिए आगे देखते हैं, कैग क्या है, लोक वित्त का संरक्षण एवं लेख परीक्षण व लेख विभाग का मुखिया होता है। साथ इसका नियंत्रण केंद्र एवं राज्य दोनों पर होता है इसका। ठीक है, दोनों केंद्र राज्य दोनों होता है। अब यहाँ पे बताया कैग 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाएगा उसको अपना पद से त्यागना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे। अब आगे देखेंगे, कैग अपने इस्तीफा राष्ट्रपति को, कैग का जो अध्यक्ष होगा वो अपने इस्तीफा किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, राष्ट्रपति को देगा अपना इस्तीफा, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद पर धारण नहीं करता। ये देखिए, ये जो दिया है ना, प्रसाद पर पर्यांत अपना पद धारण करता है, ये गलत है। इसका अर्थ है कि उसके पद से बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के नहीं हटाया जाता। अगर ऐसा उसको हटाना है तो लंबी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, कैग के योग्यता का वर्णन संविधान में उल्लेखित नहीं, इसका क्या योग्यता होना चाहिए, इसका वर्णन संविधान में नहीं दिया गया है, संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। संसद कानून बनाकर इसका योग्यता का निर्धारण करता है, संसद बनाता है इसका, संसद बनाता है, इसका योग्यता क्या क्या होना चाहिए उसका निर्धारण संसद करता है। इसमें क्या है, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होगा। ठीक है, भारत का नागरिक होगा। लोक वित्त या सरकारी लेखा का विशेषज्ञ अथवा न्यूनतम 10 वर्ष तक लोक सेवा रह चुका हो, मतलब ये लोकसभा में रहा हो, लोकसभा आयु उसमें 10 साल तक काम कर चुका हो। ठीक है, उसके बाद लोक वित्त या सरकारी लेखा का विशेषज्ञ भी होना चाहिए। सामान्यतः न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन उनको मिलता है। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, उसका जो वेतन मिलता है, वेतन उन्हीं के वेतन के समान उनको भी मिलता है, कैग को भी, तथा उसको उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। मतलब एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जब हटाना होता है, जो प्रक्रिया उनका होता है, उसी प्रकार ये इनका भी कैग के अध्यक्ष का होता है। कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। कैग जब अपना रिपोर्ट बनाएगा तो कहाँ सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है, कैग अपना रिपोर्ट कहाँ सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा। आगे देखते हैं, रिपोर्ट सौंपेगा तथा राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन विधान मंडल में लोक सेवा समिति द्वारा रखवाते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 149 में क्या बोल रहा है। अनुच्छेद में कैग एक कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है। कैग का क्या कार्य होगा और शक्ति क्या है उसको बताया गया 49 में, याद रखिए, पूछ सकता है क्वेश्चन, आर्टिकल 49 में। ठीक है, 149 में कैग भारत के संचित निधि, लोक लेखा समिति के साथ साथ आकस्मिक निधि के सभी प्रकार के व्ययों का लेखा परीक्षण करता है। मतलब जो लोक लेखा संचित निधि और जो आपका आकस्मिक निधि का कैसे उसका खर्च किया गया है, कैसे आवंटन हो रहा है, इसके उस पर वो लेख परीक्षण करता है। अब भारत में कैग को लोक लेखा समिति के मित्र, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में क्वेश्चन पूछा है क्या, भारत में कैग को लोक सेवा समिति के मित्र, लोक सेवा समिति के मित्र और दार्शनिक, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाता है, संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, आपको इतना हम डिस्क्राइब करते इसके बारे में, 14 नंबर का ए आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर पे आएंगे। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, हम आपको बता देते क्या है इसमें लिखा हुआ। चलिए आइए देखें, आशा करते हैं आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, इसी तरह हम डेली कराएंगे, इसलिए आप डेली मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको डेली इस तरह से बताया जाएगा। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ क्या बोल रहा है, 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है।
तो उस वस्तु के वेग को 4, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देते हैं किसको, वस्तु के वेग को। अब हमको पता है वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो ये बढ़ाता है 4 से, कितना से बढ़ाया, 4 से 9 बढ़ाया दिया जाता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा, तो पहले देखेंगे क्या क्या दिया है। इस सब क्वेश्चन बनाने के पहले क्या है ना कि देखना गिवन क्या क्या दिया है। देखिए पहले क्या दिया, मास दिया है 8 kg, ठीक है। उसके बाद u दिया है, इनर्शियल वेलोसिटी जो होता है 4 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है। और v दिया है फाइनल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड दिया है। और टाइम दिया है कितना, टाइम दिया है, हाँ 2 सेकंड दिया है। तो आपको फार्मूला पता है, क्या बोल रहा है, बल का परिमाण। तो बल क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो इसको क्या करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू, इनर्शियल वेलोसिटी बाई टाइम। अब देखिए मास कितना दिया है मेरा 8, अब भी फाइनल मेरा 9 माइनस कितना है 4 बटा टाइम 2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 5/2 4, 5 4 जा 20 न्यूटन, फोर्स है तो न्यूटन हो जाएगा, तो 20 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा बी। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा ये मिस्टेक है, ये गलती है, हमको बताते हैं कैसे करके इसका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसका क्वेश्चन क्या दिया है, ये देखिए 1 है, ठीक है, 2 + 1 3 - 3/4 प्लस 9/11। अब देखिए इसको कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा बताते हैं। पहले हम इसको मिटा देते थोड़ा सा ताकि जगह बन जाए। आइए देखिए, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। पहले ये जो नीचे का पार्ट है ना, इसको पहले आपको क्या करना है, इसको देखना है, ये जो नीचे का पार्ट है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, 4, इसको करिए 4 12 - 3 9/4 आ जाएगा, तो 2 + 4/9 हो जाएगा। उसको रेसिप्रोकल उलट देंगे। अब इसको कीजिए 9 18 और 22/9। अब क्या होगा, ये उलट जाएगा तो 9/22 हो जाएगा प्लस 9/11 हो गया, ठीक है। सिंपल है एकदम आप सोचिए एकदम फट से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा एलसीएम, ये 9 हो जाएगा प्लस 2 18 18 27/22, इसका आंसर हो जाएगा 27/22 बी, इसका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध आयुर्वेदीय मतलब वैद्य थे, उनके प्रसिद्ध वैद्य थे, ठीक है। तो इनका क्या है, चरक थे, चरक। अब आइए देखते हैं इसका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए चरक को भारतीय चिकित्सा का जनक कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय ऐसे पूछेगा, भारतीय चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है, चरक को कहा जाता है। उन्होंने आयुर्वेद के मौलिक ग्रंथ क्या लिखा था, चरक संहिता, चरक संहिता लिखा था इन्होंने, ठीक है। चरक संहिता की रचना की थी, जो प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली की एक आधारभूत ग्रंथ है, ठीक है। किसने किया था, चरक ने चरक संहिता किया था। अब देखिए अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबार में उच्च कोटि का साहित्यकार था, ठीक है। बुद्ध चरित्र तथा शत्रलंकर उन्हीं प्रसिद्ध रचनाएं थे, ठीक है। अब आगे नागार्जुन एक दार्शनिक व वैज्ञानिक था, इसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नागार्जुन ने अपने ग्रंथ माध्यमिका सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये भी देखिए इसका रिलेटेड पढ़ रहे हैं। नागसेन ने क्या किया था, माध्यमिका, इनका पुस्तक जो है माध्यमिका सूत्र, ठीक है, माध्यमिका सूत्र इनका पुस्तक है। इसमें क्या इन्होंने किया, सापेक्षता, जो आइंस्टीन का है ना सापेक्षता का नियम, उसका इनका वर्णन इसमें भी दिया हुआ है। मतलब आइंस्टीन से बहुत पहले ही हम लोग ने ये सापेक्षता का सिद्धांत बता दिया था, ठीक है, का प्रतिपादन किया था। ये हो गया। वसुमित्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ, देखिए क्या है, आगे देखते हैं। वसुमित्र जो है क्या है, वसुमित्र, ये सब पूरे याद होना चाहिए आपको। वसुमित्र अपने प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है, महाविभाष्य शास्त्र की रचना की थी, जो बौद्ध जातक का पर टीका है, बौद्ध जातक पर टीका है। देखिए महाविभाष्य शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्व कोश भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ये पूछ सकता है। बौद्ध धर्म का विश्व कोश भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कनिष्क कुशन वंश का महानतम शासक था। कनिष्क जो है ना, ये कनिष्क जो है कहाँ का शासक था, कुशन वंश का महान शासक पूछेगा तो ये कनिष्क था, ठीक है।
कनिष्क की प्रथम राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी जो थी, प्रथम राजधानी पुरुषपुर थी, पुरुषपुर थी, ठीक है, जो पेशावर है। एवं दूसरी राजधानी कहाँ थी? पहला राजधानी पुरुषपुर था, दूसरा राजधानी था मथुरा, मथुरा, ठीक है। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहाँ कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। कनिष्क ने कश्मीर को भी जीता था, ठीक है, कश्मीर को भी जीता था और वहाँ जीतकर एक कनिष्कपुर नामक बसाया था। चलिए आज के इसके लिए इतना ही हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इससे पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला निम्नलिखित का मिलान करना है। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा? आपका फंगस नाशी है। कॉपर सल्फेट का यूज़ कहाँ करते हैं? देखिए फंगस नाशी 3 नंबर, देखिए 3 नंबर इसमें है, इसमें नहीं है, खत्म हो गया। एक से ही देखिए आपका आंसर मिल गया, एक भी बचल गया। आप पेनिसिलिन क्या था? प्रतिजैविक, ये तो पता है आपको। 4 देखिए यहाँ पे 4 है। यूरिया क्या है? यूरिया आपका उर्वरक है, ये भी सही है। और डी मैथिली क्या है? मैलाथियन कीटनाशक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर में देखिए, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब आपसे बनेगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है 19 नंबर का, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग फॉर्मूला। ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको हम कर देते हैं। देखिए क्या बोल रहे, यदि ए तथा सी का गुणवत्तर माध्यम बी है हो तो एक मिनट, थोड़ा सा, हाँ, माध्यम का हो तो मान के कितना होगा? देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है, गुणवत्तर माध्य का जो फार्मूला होता है उसको बोलते हैं √AB, ठीक है, ए और बी। अब देखिए हम क्या करेंगे इसको, अब गुणवत्तर माध्य का क्या बोला है? बी बोला है, ठीक है, गुणवत्तर माध्य का बी बोला है, तो b = √AC हो जाएगा, ठीक है। तो इसको b² = AC हो जाएगा, ठीक है, b² = AC हो गया। चलिए छोड़ दिए क्वेश्चन को, क्या है कि ये गलत है, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, हमको देखना पड़ेगा। इसको छोड़ देते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें? निम्नलिखित घटनाओं, अधिनियमों, पहलों को काल अनुसार सजाना है, ठीक है। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? तो वन्य जीव हुआ था 1972 में, ठीक है, 1972 में हुआ था। उसके बाद जैव विविधता अधिनियम हुआ था 2002 में। उसे बोलता है प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था 1973 में, 1973 में हुआ था, ठीक है। और लास्ट है प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। तो क्या बोल रहा है? काल अनुसार। देखिए सबसे पहले ये हुआ, ठीक है, 1 नंबर देख लेंगे, इसमें है, ये दोनों खत्म। उसके बाद कौन आएगा? 73 हो जाएगा, 3 को इसमें है, ये बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आ गया वो, इसको साल याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी थोड़ा मिस्टेक है, तो इसको हम लोग इसको पहले ठीक करते हैं। ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें, ठीक है, इसको पहले ठीक कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये, इसमें कह रहा है लुप्त पद ज्ञात करें। लुप्त पद देखिए क्या है, इसका क्वेश्चन है 2/√5, उसके बाद 3, 5, 4/5√5 हो गया, और 5, 25। इसके आगे क्रम में क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, हम आपको बताते हैं। देखिए 2, अगर इसमें हम 5 इंटू कर दें, इसे देखिए हम दिखा 2√5 है, इंटू इसमें अगर हम √5 कर दें, ठीक है, 3 कर दें, तो नहीं, सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे कैसे हो सकता है। देखिए अब इसको अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे कैसे जा रहा है, तो इसमें क्या इंटू हो रहा है? √5 इंटू 2, 5, तो ये जगह 4/5√5 हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें जाएंगे तो ये क्या है? 3/5 है, इंटू इसमें क्या करेंगे? 25 है ना, तो इसमें इंटू क्या कर देंगे? छोड़िए, ऐसे भी नहीं बनेगा, इसको थोड़ा सा हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं क्या हो सकता है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका? क्वेश्चन में 3 है, और यहाँ पे क्या है? 4 है, और यहाँ 5 है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम
देखिए 3/5 को हम लिख सकते हैं 2+1√5 × 5, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। 3/5 को 3 और ये सॉरी यहाँ पे अंडर करेंगे तो 5 ये हो जाएगा। उसी तरह हम लिख सकते हैं 4/5√5 को लिख सकते हैं 3+1 = 5√5 लिख सकते हैं। उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं 5/25 को 4+1 × 25, तो इसी तरह हम लिख सकते हैं 6, ऑप्शन से हेल्प से देखेंगे 5 तो लिख लेते हैं 5+1 बराबर क्या 25√5, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 6/25/5 सही है। तो यहाँ पे इसके आंसर कितना हो जाएगा डी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोल रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन पहले से मिटा लेते हैं। आइए देखिए क्या बोल रहा है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। देखिए 1919 में उन्हें लॉर्ड की उपाधि दी गई और वे ब्रिटिश संसद के ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठने वाले पहले भारतीय बन गए, ठीक है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर हो गया। 23 नंबर देखेंगे। देखिए 23 नंबर में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य देवता के रथ का आकार में बनाया गया है, सही है। सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव द्वितीय ने करवाया था, ठीक है, 2 गलत है, ठीक है। तीसरा क्या बोला, कोणार्क में सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, ये भी सही है। तो 1 और 3 कहाँ सही है? सी। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है। कथन 1 क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है, सही ये है। मंदिर को रथ का स्वरूप देने के नीचे मंदिर के आधार पर दोनों और एक जैसे पत्थर के 24 पहिया बनाए गए हैं। इसमें 7 घोड़े द्वारा खींचा हुआ दिखाया गया है, जो सूर्य भगवान के वाहन का प्रतीक है, 7 है, ठीक है। कथन 2 गलत है, क्यों कि सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण गंग वंश, यहाँ गंग वंश, ठीक है, गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम, यहाँ द्वितीय लिखा है, यहाँ प्रथम होगा, प्रथम ने 13वीं सदी में किया था, 13वीं शताब्दी में करवाया था, ना कि नरसिंह देव द्वितीय, यहाँ पे द्वितीय लिखा है तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये और तीसरा क्या है, सही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर को यूनेस्को का दर्जा 1984 में दिया गया है, ठीक है, इसमें शामिल है। चलिए ये सही हो गया। अब आगे चलेंगे 24 नंबर क्वेश्चन में। एक उपभोक्ता संतरा खाता है, कुल उपभोक्ता ट्यू इस प्रकार है। ये हो गया इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए सीमांत, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का। अब देखिए क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीमांत उपयोगिता का TUN-1, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे वेयर, यहाँ क्या है, TU क्या होता है, कुल उपयोगिता, ठीक है, TU क्या होता है, कुल उपयोगिता होता है। N क्या है, वस्तु की nth संख्या, nth इकाई या संख्या होता है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या पूछा है, कुल TU इस प्रकार है, तो देखेंगे कैसे कैसे निकालना है इसको। यहाँ देखिए तीसरे संतरे की सीमांत उपयोगिता क्या कितनी होगी, तो हम लोग को थर्ड संतरा का निकालना है, ठीक है, संतरे का निकालना है, तो उपयोगिता होगा MU बराबर तीसरे का 48, ठीक है, -36, मतलब एक ऊपर से कर देना, घटा देना है। तीसरे का पूछा है तो 48 - 36 हो जाएगा बराबर 12, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 12 हो गया आंसर इसका। चलिए आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पादप कली क्या है, ठीक है, यह एक भ्रूण टहनी है। इसका मतलब देखिए क्या होता है, पादप कली वास्तव में एक अविकसित या संघनित भ्रूणीय प्रहर एम्ब्रॉयिक सूट होती है। इसमें एक छोटा तना और बहुत ही छोटी पत्तियां होती हैं,
जो एक दूसरे के ऊपर लिपटी होती है। ठीक है, लिपटी होती है। ठीक है, ये विभाजकीय ऊतकों से प्राप्त होता है और पत्ती प्रहर या पुष्प में विकसित होता है। तो इसका क्या पादप कली है? एक भ्रूणीय टहनी। ठीक है, आइए अब यहाँ 25 क्वेश्चन खत्म हो गया। इस तरह मैं डेली 25-25 क्वेश्चन लाऊंगा और डेली इस तरह से डिस्क्राइब करूंगा। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लग रहा हो। लेकिन इसी तरह इस चैनल को लाइक करिए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मैं इसी तरह डेली आपको पढ़ाता रहूँगा। इसी तरह मैं क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया हुआ है उस तरह का क्वेश्चन पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, और इस चैनल को इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। और योद्धा डिफेंस क्लासेस को आगे बढ़ाइए इसी तरह से। ठीक है, सब्सक्राइब करिए और चैनल को इस तरह ग्रो करिए। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड नाइट।